ये कहानी मैं सैमुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम सैमुअल है और मैं कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए गोवा के एक होटल में आया था, जहाँ के मैं 6th फ्लोर में गया। वहाँ पे मैंने एक लड़की को नंगे पैर बिल्कुल एक भिखारी की तरह फटे कपड़ों में लिफ्ट में घूम रही थी और मेरे को ये देख के काफ़ी ज़्यादा अजीब लगने लगा, क्योंकि वो इधर उधर देख के लगता है कुछ ढूंढ रही थी। मेरे को उसके साथ बात करने में भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, तो मैं चुपचाप अपने काम करके लिफ्ट से निकलने लगा। लेकिन फिर देखा कि वो नीचे झुक के फिर भी ढूंढे जा रही है। मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगा और दूसरे दिन मैं डायरेक्ट 9th नंबर फ्लोर में जाने के लिए उठा, लेकिन लिफ्ट जाके 6 नंबर फ्लोर पे ही जाके रुक गई। मेरे को आश्चर्य हुआ, किसी ने लिफ्ट का बटन भी नहीं दबाया, फिर भी लिफ्ट रुक गई और एक आदमी लिफ्ट के अंदर घुस गया। मेरे को ये देख के काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि वो आदमी 4 पैरों पे चल के आ रहा था और मुझे ये देख के काफ़ी ज़्यादा संदेह भी हुआ। और मैं 9th फ्लोर से जाके 6th फ्लोर में फिर से आया, तब देखा कि एक आदमी नीचे की तरफ देख रहा है और उसके भी नंगे ही पैर हैं और ये भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा सिकड़ा हुआ और कमज़ोर सा व्यक्ति लग रहा था। वो इधर उधर कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था। मैं उत्सुकता से उसको पूछा कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। फिर उसने मेरी तरफ अपनी सफ़ेद आँखों को किया और बोला कि मैं खाना ढूंढ रहा हूँ, और वो फिर से नीचे की तरफ झुका और ढूंढने लग गया। मेरे को ये सब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा था, इसीलिए इस बार मेरे को लगा कि ये दोनों ही कपल होंगे जो एक साथ 6th फ्लोर में रहते हैं। लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा संदेह भी था इन लोगों के ऊपर, इसीलिए मैंने मैनेजर ऑफिस में जाके इन लोगों के बारे में पूछताछ की। लेकिन वहाँ से पता चला कि 6th फ्लोर में कोई कपल तो रहता ही नहीं है। मेरे को ये सुन के काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने जब रिकॉर्ड हिस्ट्री चेक की तो पता चला कि वहाँ पे कोई नहीं रहता। लेकिन फिर उन्होंने बताया 6th फ्लोर में पानी का बिल बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। असल में वहाँ पे कोई नहीं रहता, लेकिन पानी का बिल आ रहा है 600 रुपये। आखिर कैसे? फिर मेरे को लगा कि वो दोनों कपल ही पानी ज़्यादा यूज़ करते होंगे, इसीलिए मैं 6th फ्लोर। लेकिन एक बार जब मैं 6th फ्लोर में जाके अपने कमरे में घुस रहा था, तभी मैंने देखा कि 6th फ्लोर का 106 नंबर वाला रूम खुला और कोई उसके अंदर गया। मेरे को उसमें थोड़ा संदेह लगा, आखिर यहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं, तो यहाँ पे जा कौन रहा है। मैंने जाके देखा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून पड़ा हुआ था और मैंने वहाँ पे जाके पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस जल्दी से जल्दी आ गई और 602 नंबर कमरे को जब्त कर लिया और वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे लाशों को रखा गया था और उनको साफ़ करने के लिए पानी का यूज़ किया जाता था। यहाँ पे इंसानों के अंग तस्कर, मतलब अंग बेचने वाले लोग रहते थे और एक डॉक्टर भी था जो इनके अंग निकाल के बेचता था, और जो भी खून था उनको साफ़ करने के लिए ये लोग पानी का इस्तेमाल करते थे, जिसको देख के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये सब किसने किया, तो वो बोले कि चलो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके पता लगा ही लेंगे कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। और वो असल में वो 2 आदमी और औरत वही 2 थे जिनकी मौत हो चुकी थी और उनके ही अंग तस्करी की जा रही थी। तो मतलब वो असल में 2 इंसान नहीं थे, 2 आत्माएं थी जो मुझे ये सब करवाने पे मजबूर कर रही थी। और मेरे को ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा। और फिर कुछ दिनों बाद मैं उस होटल को छोड़ के चला गया हमेशा के लिए। ये कहानी मैं सूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरे मिडिल टर्म एग्ज़ाम के पहले मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा डरावने और अजीबोगरीब सपने आने लगे, जहाँ पे मैं एक घर की काम वाली
नौकरानी के साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी से व्यवहार करती हूँ और उसको मारती हूँ और उसे इतना मारती हूँ, फिर मार मार के उसको एक कुएं के पास ले जाती हूँ और फिर उसको कुएं में धक्का दे के फेंक देती हूँ। ये सब अजीबोगरीब डरावने सपने मुझे आते थे, जिसके बाद मैं जब उस कुएं में देखने जाती हूँ तो मुझे उस लड़की को बैठे हुए मिलती है और वो मुझे बोलती है तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये सारी सपने को देख के मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर मैं एक डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने मुझे बताया कि ये सब जो हो रहा है ये तुम्हारे पुनर्जन्म पिछले जन्म की बातें हैं और सम्मोहन के द्वारा तुम इससे छुटकारा पा सकती हो। सम्मोहन से मुझे इतना तो पता चल ही गया था कि मैं पहले जन्म में एक घर की नौकरानी जिसका नाम था रीटा को बहुत ही ज़्यादा नापसंद करती थी, क्योंकि वो बहुत सुंदर और इंटेलिजेंट थी और उसकी शादी एक बहुत ही अमीर आदमी से होने वाली थी। इसको सुन के मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं उसे बाहर निकाल के उसको मारने लगती हूँ और उसको इतना मारती हूँ कि उसकी बहुत ही बुरी हालत कर देती हूँ और फिर लास्ट में उसे एक कुएं के सामने ले जाके उसके कुएं में फेंक देती हूँ। ये सब मैंने किया था और गेट ऐसे बंद कर दिया घर का कि कुछ हुआ ही नहीं है। फिर मैं सम्मोहन से बाहर आती हूँ और मैं जो सब भी घटा डॉक्टर को बताती हूँ और वो मुझे सलाह देते हैं कि मुझे अब एक जादूगरनी यानी कि जो अब पुनर्जन्म के बारे में बता सकती है उनके पास जाना चाहिए। और फिर मैं अपने एक दोस्त को लेके उस जादूगरनी के पास चली जाती हूँ। वो जादूगरनी को मैं अपनी सारी बातें बताती हूँ और वो मुझे कहती है ये सारी तुम्हारी पुनर्जन्म की चीज़ें हैं और वो जो लड़की थी वो तुम्हारे से बदला लेने के लिए ज़रूर आएगी। और ये सब सुन के वो एक बार देखने लगती है और वो समझ जाती है कि पिछले जन्म में जो मैंने उस लड़की के साथ किया था वो बहुत ही दर्दनाक था। और फिर वो पूछती है तुम्हारे घर में कोई बच्चा जन्म देने वाला है? तो मैंने कहा कि मेरी चाची जन्म देने वाली है। लेकिन उससे इसका क्या मतलब? फिर उन्होंने बताया कि वो बच्चा जब यहाँ पे तुम्हारे चाची के पास आएगा वो असल में सूजी ही होगी, क्योंकि सूजी अपना बदला लेने के लिए ज़रूर आएगी और तुम उसके पास 1 साल का होने से पहले मत जाना, 1 साल का होने के बाद ही जाना, क्योंकि बच्चे 1 साल होने तक उनको उनकी पिछले जन्म की सारी यादें याद रहती है, जो तुम्हारे लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। तो तुम उसके 1 साल होने के बाद ही उसके पास मिलने जाना, उससे पहले नहीं। लेकिन मुझे ये बातें बिल्कुल भी सच्ची नहीं लगती और मैं फिर भी अगले दिन सो के जब मेरी चाची का बच्चा हो जाता है तब मैं उनसे मिलने के लिए जाती हूँ और मैं जाके देखती हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। लेकिन मैं देख के डर जाती हूँ क्योंकि उसका नाम भी रीटा ही रखा गया था, जो उस लड़की का था जो पिछले जन्म में मैंने उसको मारा था। उसका नाम भी रीटा था, इसका नाम भी उन्होंने रीटा ही रखा था। और उसके पेट में भी वही निशान था जो रीटा के पेट पे था, जो अगले जन्म में जिस पे मैंने वार किया था। ये सब देख के मैंने अपनी माँ को सारी बातें बता दी और फिर हम लोग एक बुद्ध मंदिर में जाके रीटा के लिए अनुष्ठान करते हैं और मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करती हूँ। और ऐसे ही समय बीतता रहता है और मैं पूरे 1 साल तक अपनी चाची से नहीं मिलती और मैं जादूगरनी को बताती हूँ कि अभी सब कुछ सही चल रहा है और वो बताती हैं कि अभी उसकी आत्मा शांत हो गई है। तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मुझे वो बुरे सपने भी नहीं आते हैं। ये कहानी मैं मेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। ये तब की बात है जब मेरे पति गुजरे हुए 1 साल बीत चुके थे और मैं एक सिंगल मदर
होने के बारे में ही सोच रही थी, तभी मेरे पड़ोसी ने मुझे जैक नाम की एक लड़के की फ़ोटो दिखाई। हम दोनों 6 महीने तो अच्छे रहे। उसने मुझे प्रपोज़ करके मेरे साथ 6 महीने अच्छे रहा, लेकिन फिर 6 महीने बाद मुझे पता चला कि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है और लोगों से लड़ाई भी करता है। ऐसे ही हमारे दोस्त भी हमसे बात करना बंद कर देते हैं। फिर वो अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतारने की कोशिश करता है, मेरे ऊपर हाथ उठाता है, मुझे बदतमीज़ी से बात करता है। एक दिन तो उसने हद ही पार कर दी, मुझे इतना मारा और मार मार के मेरे सारे कपड़े उतार दिए और फिर बोला कि अब तुम जहाँ भी भागना चाहती हो भाग जाओ, देखते हैं तुम कहाँ भागती हो। फिर उसने बताया कि मैंने बताया कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही ख़राब है, लेकिन फिर मैं जब अपने बेटे के पास सोने गई, उसने मुझे अपने बालों से पकड़ा और उठा के बाहर पटक दिया और बोला कि चलो यहाँ से, अगर तुमने फिर से मुझसे बचने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इससे भी बुरी हालत में पहुँचा दूँगा। ये बोल के उसने मुझे फिर से मारना शुरू कर दिया और इस बार हर बार से ज़्यादा ज़ोर से मुझे मारा और मेरी हालत और भी ज़्यादा बदतर हो गई। इस बार मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे और मेरे शरीर के हर एक अंग में दर्द हो रहा था। और उसने बताया, अगर तुमने फिर से मुझसे बचने की कोशिश की तो इस बार तुम्हें और तुम्हारे बेटे को दोनों को ही ख़त्म कर दूँगा। फिर वो जब सो गया तो मैं अपने बेटे को लेकर निकलने ही वाली थी कि उसने मेरा पैर पकड़ लिया और बोला कि तुम कहाँ जा रही हो। उसने कहा कि मैं यहाँ पे पानी पीने जा रही हूँ। फिर बोला उसने कि तुम उसे पानी पिला दो। फिर मैं किचन के पीछे वाले डोर से भागने लगी और भागते भागते एक पुलिस स्टेशन में जाके पहुँच गई। वहाँ पे पुलिस ने जब बताया कि आप कहाँ से आए हैं और हम लोग आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, फिर उसने पूरी कहानी बताई और फिर 2 पुलिस अधिकारी आए और उसकी मदद करने की कोशिश करने लगे और मेरे बेटे को एक महिला पुलिसकर्मी ने पानी पिलाया और खाना भी खिलाया और फिर मुझे कुछ कपड़े दिए और फिर मेरे को चिल्लाने की आवाज़ आई जैक की, जो मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। फिर मैंने पुलिस को डिटेल में बताया कि मेरे साथ क्या क्या जुल्म हो रहा था इतना दिनों से। फिर उनको जैक का एक नोट मिला जिसमें उसने बोला था कि इस बार अगर तुम मेरे पास मिल गई मुझे तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कहाँ फेंक दूंगा ये मेरे को भी नहीं पता। ऐसी जगह दफनाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। ये पढ़ के तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इस बार पुलिस वालों ने कहा कि तुम्हारा साथ हम देंगे। फिर जज ने उसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया और उसने अपने गुनाह को कबूलने से मना कर दिया। अब वो जेल में ही बंद है। लेकिन मैं जब घर चली गई तब मुझे उसकी एक चिट्ठी मिली कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, मैं फिर से आऊँगा।